So this completes your work energy in power. Collision खत्म हुआ. Next देखिए. Next is motion of system of particles. Sir, new chapter. जी. And rotation. वैसे तो ये यूनिट नंबर 5th होता है, बट एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 मैकेनिक्स में 4th यूनिट होता है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन. इसे स्टार्ट करने से पहले जरा समझो कि हमने अब तक पढ़ा क्या है. पूरा काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी इन पावर. हाँ साजिद, करा दिया, कल ही करा दिया था. इलास्टिक इन 2D साथ में कराया. सो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन, हमने काइनेमेटिक्स से लेकर वर्क एनर्जी इन पावर तक हमने क्या क्या किया था. जो कुछ भी हमने स्टडी किया है वो सब स्टडी किया है फॉर अ पॉइंट मास. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, जो कुछ भी पढ़ा है वो हमने पढ़ा है फॉर अ पॉइंट मास. कि अगर एक पॉइंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन सब क्या होगा. लेकिन अगर उस पॉइंट की जगह मैं आपको एक सिस्टम दे दूं पार्टिकल्स का, अब 2 ही पार्टिकल दे दूं, एक पार्टिकल के लिए आपको आता है, अब आपको सीखना है 2 पार्टिकल्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे. या एक सिस्टम दे दूं जिसमें 100 पार्टिकल्स है, मैं आपसे कहता हूं ओके इस सिस्टम की वेलोसिटी निकालो, इस सिस्टम पर फोर्स निकालो, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो. तो अब आपको सीखना है कि सिस्टम आप कैसे सॉल्व करेंगे. तो अब तक आपने सीखा था मोशन ऑफ अ पॉइंट मास, तो अब आप सीखोगे मोशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट मासेस. तो उसमें हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मास. कई पॉइंट मासेस हैं, उसमें कितने तरह के मोशंस हो सकते हैं, इसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और इसको पार्टिकल्स ही कहते हैं. जी रशाद, चैप्टर नंबर 7 लिखा है ना यहाँ पर, चैप्टर 7 ऑफ एनसीईआरटी, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इसे कहते हैं. अब जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है इसे फर्दर आप 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, भाई मैं डाउट्स अभी लूंगा, मैं एटलीस्ट शुरू तो कर दूं इस चीज को. जब आप डाउट्स पूछा करो ना इधर उधर के, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, बार बार एक ही क्वेश्चन. अभी आ रहा हूं, जरा ये इंट्रोडक्शन दे दो. सिस्टम ऑफ पार्टिकल को आप जो पूछ रहे हैं वो आपको इसी में दिख जाएगा. सिस्टम ऑफ पार्टिकल को आप 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक पॉइंट यहां दिया, एक पॉइंट यहां दिया, एक पॉइंट यहां दिया, एक पॉइंट यहां दिया, अलग अलग पॉइंट्स है, पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन है, बिखरे हुए, अलग अलग बिखरे हुए, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. दूसरा आपका जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कि गैप्स नहीं है. सर जैसे सॉलिड. जी, जैसे मैंने आपको एक पेन दे दिया, पेन पर आप जितने भी पार्टिकल्स लेंगे वो सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे, वो सेम कॉन्टिन्यूअस होंगे, कहीं कोई गैप नहीं होगा. कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को रिजिड बॉडी कहते हैं. रिजिड बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक्स नहीं आएंगे कहीं. तो हमें इन 2 तरह का सिस्टम पढ़ना है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस. पॉइंट मास हम पढ़ चुके हैं, अब हमें देखना है नंबर ऑफ पॉइंट मासेस होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के नीचे लिख दीजिएगा नंबर ऑफ पॉइंट मासेस. अच्छा जी, अब इसके बाद टाइप ऑफ मोशंस. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में देखिए कितने टाइप के मोशंस हो सकते हैं. 2 तरह के मोशंस होंगे.
एक इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकता है और एक रोटेशन भी हो सकता है। तो दो तरह के मोशंस पढ़ते, तो जो चैप्टर डिवाइडेड है बेसिकली, चैप्टर ऐसा है कि पहले आप ट्रांसलेशन मोशन पढ़ोगे, फिर आप रोटेशन पढ़ोगे, फिर आखिर में आप एक और मोशन पढ़ोगे जिसे आप रोलिंग कहते हैं। रोलिंग इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन के कॉम्बिनेशन को आप रोलिंग मोशन कहते हैं। तो कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं इस चैप्टर को। इतना लिखिए, ट्रांसलेशनल मोशन स्टार्ट। पहले पढ़ेंगे रिजिड बॉडी क्या चीज है, फिर ट्रांसलेशन मोशन स्टार्ट करेंगे। ट्रांसलेशन मतलब होता है स्ट्रेट लाइन कर्व पे जा रहा है, वो भी ट्रांसलेशन। रोटेट करना शुरू करते हैं, जैसे फैन रोटेट करता है, वो रोटेशन। इतना लिख डालिए, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। हाँ, आप जो पूछ रहे थे वो दिख गया होगा आपको इसमें। इतना लिख लिया, रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा अच्छा। भाई जब आप लिख लें तो मुझे बता दीजिएगा। Done, sir. तो सबसे पहले डेफिनेशन समझिए रिजिड बॉडी का। तो रिजिड बॉडी मैंने अभी आपको बताया कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको कहते हैं बॉडी हैविंग डेफिनेट शेप और साइज। डेफिनेट शेप एंड साइज। तो अगर आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका शेप और साइज डेफिनेट है, उसे आप रिजिड बॉडी कहेंगे। लाइक आपने एक पेन ले लिया, एक बॉल ले ली, ये सब डेफिनेट शेप और साइज की बॉडी, इनको रिजिड बॉडी कहते हैं। एक और स्ट्रिक्ट डेफिनेशन होती है रिजिड बॉडी की, सेपरेशन between 2 points on rigid body does not change during its motion. So during motion of rigid body, अगर आप rigid body पर कहीं भी 2 पॉइंट्स मार्क कर देते हैं तो उन 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं करता, सेपरेशन कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैंने ये बॉडी ली और इस बॉडी पर 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए, अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं करेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ऐसी बॉडी को आप रिजिड बॉडी कहते हैं। तो अगर रिजिड बॉडी है उसमें पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता, पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए जो वाटर है ना, उस वाटर को आप रिजिड बॉडी नहीं कह सकते। लाइक वाटर के ऊपर आपने लेजर से मान लीजिए 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए मॉलिक्यूल्स पर, बट जब वाटर फ्लो करेगा तो सेपरेशन चेंज हो जाएगा। वाटर इज नॉट अ रिजिड बॉडी। पेन है, आप मोबाइल फोन ले लो, इसमें आप कहीं भी 2 पॉइंट्स मार्क कर दो, जब ये आगे मूव करेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। इट्स एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी। अब हमें स्टडी करना है ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ट्रांसलेशनल मोशन आपके समझ में आना चाहिए। ट्रांसलेशन मोशन मीन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन या किसी कर्व पर मोशन हो रहा है, दैट्स ट्रांसलेशन। रोटेशन अलग चीज है, एक एक्सिस पर फिक्स्ड होकर घूमना इज रोटेशन, ऐसे जा रहा है, इट्स ट्रांसलेशन। अब अगर आपको रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी करना है तो उसके लिए 2 अप्रोचेस होती हैं।
एक अप्रोच ये होती है कि रिजिड बॉडी में कितने पॉइंट्स होंगे आपके अकॉर्डिंग, अगर एक रिजिड बॉडी में ले रहा हूं तो उसमें रफली कितने पॉइंट्स होंगे? सर इनफिनाइट फाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे रिजिड बॉडी की वेलोसिटी बताइए, तो मैं आपसे कह रहा हूं इनफाइनाइट पॉइंट्स की वेलोसिटी बताइए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं रिजिड बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए, तो मैं आपसे कह रहा हूं इनफाइनाइट पॉइंट्स का एक्सेलरेशन बताइए। कहता हूं फोर्स बताओ रिजिड बॉडी पर, दैट मींस इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स कैलकुलेट करके बताइए। सो वो जो थोड़ा सा लेंथी टास्क होता है कि एक एक पार्टिकल की वेलोसिटी निकालकर कंबाइन करना मुश्किल काम है। आसान काम ये होता है कि हम रिजिड बॉडी के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझना सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कहता क्या है। मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, इसमें कई पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स। मैं कहता हूं वेलोसिटी निकालो, तो तुम ये कहोगे, अगर मैं कह रहा हूं वेलोसिटी निकालो इसकी पूरी, तो तुम हर पॉइंट की वेलोसिटी निकालो। मरियम अभी आ रहा हूं, जरा थोड़ा सा पेशेंस रखो। हर पॉइंट की वेलोसिटी निकालो और फिर उसको कंबाइन करो, जो बहुत लेंथी टास्क है। हम एक काम कर सकते हैं, हम इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे, और ये पॉइंट ऐसा स्पेशल पॉइंट होगा कि तुम इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालो या पूरी बॉडी की वेलोसिटी निकालो, एक ही बात है। पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालो या पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालो, एक ही बात है। पॉइंट पर फोर्स निकालो या पूरी बॉडी पर फोर्स निकालो, एक ही बात। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पॉइंट को आप कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट को आप कहोगे दिस इज सेंटर ऑफ मास। एक मिनट, हाँ शायद बहुत क्वेश्चंस मेरे पास पड़ेंगे। मरियम, जब हम कार को पढ़ रहे थे मरियम, तो वहां भी बिना बताए हुए कार के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम कैलकुलेट करवाते थे, बिना बताए हुए आपको, क्योंकि वहां उस डिस्कशन पर आया नहीं जा सकता था, इसीलिए नाम ही नहीं लिया कभी। सामिया, अगर पूरी बॉडी फिक्स्ड है फिर तो उसका हर पॉइंट की वेलोसिटी। सामिया, अगर पूरी बॉडी फिक्स्ड है तो हर पॉइंट तो रेस्ट में होगा, तो नहीं सर, नहीं सर, मतलब अगर एक बॉडी है बहुत सारे पार्टिकल्स की और मूव कर रही है, तो सर फिर तो स्पीड सेम होनी चाहिए हर पार्टिकल के लिए। वो डिपेंड करेगा कि वो है कैसा मोशन, ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है तो अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटीज अलग अलग। अच्छा सर। तो ये, हाँ रशाद आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। सर ये मैं कह रहा था, यहाँ तो उसमें जो आपने पहले बनाई फिगर, उसमें मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं, हम उसको एक ही पॉइंट एज्यूम करेंगे तो सर कैसे सेम आएगा? दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि आप पूरी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये मान लो ये पेन, ये मोबाइल है, एक पॉइंट पर ये बैलेंस हो जाता है। एक पॉइंट के ऊपर ऐसा होता है ना, मुझसे तो नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पर जाकर ये बैलेंस हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर जाकर ये बैलेंस हो रहा है, ये पॉइंट बेसिकली क्या कर रहा है, सारे पॉइंट्स पर फोर्स लगाओ या इस पर फोर्स लगाओ, दो तरह के ना बैलेंस करने के। ये देखो, या तो ऐसे लगाऊं सारे पॉइंट्स पर फोर्स, या कोई एक पॉइंट ऐसा चूज कर लूं जो सेंटर ऑफ मास के पास हो, ये बैलेंस हो गया। तो दिख रहा है ये जो पॉइंट है, ये पूरे मोबाइल फोन को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रशांत। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। सर तो लेकिन सर जब वो, हाँ सर लेकिन उसके लिए सर जो मास होगा सर डिवाइड करके जो, तो सर वो भी तो सेम होना चाहिए। जब हम जितने छोटे पॉइंट मास, कौन सा मास डिवाइड किसे कर सर रहा है? जैसे कि आपने एक पॉइंट लिया तो सर वो दो हाफ में डिवाइड होगा, और सर आपके फोन में सर वो मास सेम है, तो सर तभी वो सभी सर वो बैलेंस है। सर अगर हम कोई हॉकी स्टिक वगैरह लेंगे तो सर उसका ऊपर का थिक होगा, सर नीचे का थिन होगा, तो सर वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, वो बैलेंस वो भी हो जाएगा, सेंटर पे बैलेंस नहीं होगा, जहां थिक एंड है उसके पास बैलेंस होगा। जैसे अगर आप ये कह रहे हैं मैं तो सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा, आप कह रही हैं एक तरफ से बहुत थिक है, मान लेता हूँ ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ना जाकर इसके पास हो, ऐसे जाएगा। यस सर, जो पहले जो आपने फोन पे ऐसे पकड़ा हुआ था पूरे हाथ से, पाम से, तो सर जो जितने पॉइंट्स है उन सब पे जो फोर्स लग रही थी वो सेम थी? उन सब पर जो फोर्स एक्ट कर रही थी, हाँ नॉर्मली एक्शन है, सब पर सेम एक्ट। सर जो आपने उसको बीट से पकड़ा था फिंगर से, तो जो सारे पॉइंट्स थे उन पे भी सेम थी? जी, यहाँ पर जो फोर्स थी ना वो सारे पॉइंट्स पर डिवाइड हो रही थी,
जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये डिवाइड हो रही है। मान लीजिए मेरा हाथ 50 न्यूटन अप्लाई कर रहा है तो 50 न्यूटन 50 पॉइंट्स में डिवाइड हो रही है, लेकिन Yes, यहाँ sir. पर वो 50 न्यूटन एक पर आ ये सर एक पे आ गई ना वो। हाँ, तो आप सब पर अप्लाई करो या किसी एक पॉइंट पर अप्लाई करो सेम। सर कंडीशन ये है वो पॉइंट बिल्कुल सेंटर होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का। हाँ, अब वो देखना है, सेंटर नहीं होगा, वो सेंटर ऑफ मास होगा। अब अगर देखेंगे कब सेंटर पे लाई करेगा, कब सेंटर से अलग लाई करेगा, बट समझने वाली चीज ये कि ये पॉइंट पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। सवालिया मेरे लिए पीछे जाना तो बड़ा मुश्किल है, और मैं एक एक पॉइंट करके जाऊंगा ना 10 मिनट पीछे जाने में लग जाएंगे लास्ट स्लाइड तक। यहाँ से मेन यहाँ से शुरू हुआ है, वो तो इंट्रोडक्शन दे रहा था। बस 2 मिनट रुको, मुझे 2 मिनट में मैं स्टार्ट करूँ। हाँ सॉरी कुछ फातिमा, हाँ फातिमा, सेंटर ऑफ मास बॉडी पे कहीं भी हो सकता है। सवालिया इंट्रो में कुछ नहीं था, यहां से देखो रिजिड बॉडी। सवालिया अब आवाज आ रही है ना साफ? जो है सवालिया वो इसी स्लाइड पर, इसके पीछे का कुछ नहीं। अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ तो सवालिया सुनो, जल्दी जल्दी सुनो। रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसका शेप और साइज डेफिनेट होता है। जैसे अगर मैंने ये पेन मोबाइल ले लिया, शेप और साइज डेफिनेट है, इसे रिजिड बॉडी कहते हैं। मैं डाउट्स पर आ रहा हूँ, जरा 1 मिनट सब्र करो। एक डेफिनेशन और है रिजिड बॉडी की कि अगर आपने रिजिड बॉडी ली, उस पर कहीं भी 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए, ड्यूरिंग मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कहता है आप पूरी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं। इस पूरी बॉडी का मोशन इस पॉइंट के मोशन के इक्वल हो। इस पूरी बॉडी के आप वेलोसिटी कैलकुलेट करें, आप इस पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करें, सेम आएगा। पूरी बॉडी पर फोर्स कैलकुलेट करें, इस पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करें, फोर्स सेम आएगी। पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन लें, पॉइंट का एक्सेलरेशन लें, सेम आएगा। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं।
अब इसके बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास बॉडी के सेंटर पे लाई करेगा, और डिपेंड करेगा, अभी देखेंगे आप खुद अंदाजा लग जाएगा कि कब सेंटर पे लाई करेगा, कब सेंटर पे लाई नहीं करेगा। अब ये भी जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास जहां लाई कर रहा हो वहां बॉडी में कोई मास भी हो, बॉडी के बाहर भी सेंटर ऑफ मास लाई कर सकते। सामिया भी दिखेगा, थोड़ा सा ना पेशेंस रखना होगा, सेंटर पर हो या ना हो, अभी पेशेंस। तो सेंटर ऑफ मास ऐसे मत सोचो कि सेंटर ऑफ मास का मतलब है बॉडी के सेंटर पर। सेंटर ऑफ मास समझो कि इसको आप यूज करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी स्टडी करने के लिए। आप पूरी बॉडी को रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ। अलीना, बॉडी बैलेंस होगी बिल्कुल, वेट को बैलेंस करेंगे ना। अगर एक पॉइंट से मैंने अगर वेट बैलेंस कर लिया, इसका मतलब पूरी बॉडी का वेट उसे एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा था, दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है पॉइंट एट। सर ये सेकंड पॉइंट बता सकते हैं एक बार? कौन सा सेकंड पॉइंट सर? इसकी बात कर रही हो? यस सर। भाई अगर रिजिड बॉडी मूव करती है, मान लीजिए मोबाइल है मूव कर रहा है, इस पे 2 पॉइंट मैंने मार्क कर दिए, जब ये मूव करेगा क्या पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज होगा? नो सर। बस ये डेफिनेशन है कि जब मूव करेगी तो 2 पॉइंट्स अगर आपने बॉडी पे मार्क कर दिए, उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं। अब जरा सा 2-4 मिनट सुनिएगा। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है एट विच एंटायर मास ऑफ बॉडी is supposed to be concentrated. तो वो पॉइंट जहां बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उस पॉइंट को आप कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो पूरी बॉडी के ट्रांसलेशन मोशन को जस्ट आप एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट सेंटर ऑफ मास। सो ट्रांसलेशनल मोशन of body can be represented by motion of center of mass. तो आपके पास ये चॉइस होती है कि पूरी बॉडी स्टडी करो या सिर्फ एक पॉइंट को स्टडी कर लो, रिजल्ट सेम होगा। तो हम पूरी बॉडी नहीं स्टडी करते, हम बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते हैं, उस पॉइंट को स्टडी करते हैं, तो उस पॉइंट का मोशन और बॉडी का मोशन सेम आएगा, वो पॉइंट पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं कि बॉडी के अंदर हो, बाहर भी लाई कर सकता है। ये भी जैसे जैसे हम कैलकुलेशंस में आगे बढ़ेंगे आपको दिखता चला जाएगा। सेंटर ऑफ मास कैन लाई, नहीं आसिया यहां कोई रोटेशन नहीं हो रहा बच्चे, यहां कोई रोटेशन नहीं हो रहा। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आपकी मर्जी है। रुक जाओ, पहले मैं इसको लिख दूं, सेंटर ऑफ मास कैन लाई आउटसाइड द बॉडी। रोटेशन नहीं हो रहा, एक्सिस कहीं भी हो सकता है, यहां भी एक्सिस फिक्स करूं, उसको घुमा दूं, यहां भी एक्सिस हो सकता है, यहां भी एक्सिस हो सकता है। एक्सिस जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास से पास करे। एक्सिस तो वो जगह है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करे, कहीं से भी पास हो सकता है। बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, अभी एग्जांपल्स दिख जाएंगे आपको कहां कहां ये बॉडी के बाहर लाई कर सकता है। सर सेंटर ऑफ मास के पहले सेंटर ऑफ मास ये कुछ नहीं, इतना लिखा आप लोगों ने? यस यस सर। सर ट्रांसलेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन या अगर कर्व पे भी मोशन हो रहा है उसे भी ट्रांसलेशन कहते हैं। मोशन 2 तरह के, एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन। जैसे फैन का जो मोशन है किसी जगह फिक्स्ड है उसे रोटेशन कहेंगे, उसके अलावा अगर कोई चीज मूव कर रही है आगे पीछे, दैट्स ट्रांसलेशन। ओके सर। रब कर दूं, सब लिख चुके हैं? नो सर। लिखो 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 लिखो। हुआ इतना? रब करूं इसको? यस सर।
तो देखिए सेंटर ऑफ मास अपने आप में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट का नाम। इस पूरे चैप्टर में हम उस सेंटर ऑफ मास की कई चीजें कैलकुलेट करेंगे। पहले तो पोजीशन कैलकुलेट करना सीखेंगे कि वो है कहाँ, फिर उसकी वेलोसिटी देखेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन देखेंगे, फिर फोर्स देखेंगे ऑन सेंटर ऑफ मास, ऐसे चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हैविंग n particles। भाई आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास देखना है। अभी देखो n सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स का मतलब है मैं कॉन्टिन्यूअस नहीं दे रहा आपको, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूं। क्या मतलब था डिस्क्रीट का? अभी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में। सेपरेशन, अलग स्प्रेड स्प्रेड आउट है सर। सो मैंने आपको ये सिस्टम दिया, this is x coordinate, this is y coordinate of the system। तो यहाँ मैंने कई पॉइंट्स लिए हुए हैं। पॉइंट ए जिसका मास है m1, पॉइंट बी जिसका मास है m2, एक और पार्टिकल है मास mn, पॉइंट्स हटा दो, मास हर मास का आपको पोजीशन वेक्टर दिया। ये m1 का पोजीशन वेक्टर है, ये m2 का पोजीशन वेक्टर है, ये mn का पोजीशन वेक्टर है। फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r1, सारे पोजीशन वेक्टर्स हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r2, nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r। सारे पोजीशन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। हर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। फर्स्ट पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट इज x1, y कोऑर्डिनेट इज y1, z कोऑर्डिनेट इज z1। सेकेंड पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट इज x2, y कोऑर्डिनेट इज y2, z इज z2। nth पार्टिकल है x कोऑर्डिनेट xn, y कोऑर्डिनेट yn, z कोऑर्डिनेट zn। ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, इसके अलग अलग। मरियम ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी नहीं, कई मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, रिजिड बॉडी नहीं है। डिस्क्रीट लिखा ना मैंने यहाँ, आपने एक सिस्टम लिया जिसमें कई पॉइंट मासेस हैं, m1 m2 mn, अलग अलग बिखरे हुए। मैं आपसे कहता हूं यहां इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। आप चाहते हैं कि इन n मासेस को हटा दें, एक सिंगल मास रख दें जो इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करो, रिप्रेजेंट करो, वो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का ये कोऑर्डिनेट है, ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास। दिस इज कैपिटल आर सी। तो मैंने पूरा सिस्टम हटाया, एक सिंगल पॉइंट रख दिया। ये सिंगल पॉइंट पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट की पोजीशन इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आरसीएम। तो पहला काम है आपको ये आरसीएम निकालना है, फिर इस पॉइंट के भी अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो मैं फिर से बता रहा हूं, m1 m2 mn n पॉइंट मासेस हैं, अलग अलग पोजीशंस पर रखे हुए। इनके पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 rn, इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 xn yn zn, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स x y z, कैपिटल x, कैपिटल y, कैपिटल z। So this is RCM. RCM is position vector सर डिस्क्रीट में हम कहीं भी ले सकते हैं सेंटर ऑफ मास? नहीं, वो तो भी तो मुझे पता नहीं ना सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो मैंने कहीं रख दिया। अब होगा कहाँ वो तो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें। मैं उसी को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आप कुछ ऐसे कैलकुलेट करोगे। RCM is m1 r1 plus m2 r2 mn rn divided by m1
प्लस m2 प्लस m। तो ऐसे आप पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास का, m1r1 प्लस m2r2 अप टू mnrn बाय m1 प्लस m2 अप टू n, n तक आप इनको ऐड कर दीजिए। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मासेस पता होने चाहिए, उनके पोजीशन वेक्टर्स पता हो, तो आप बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। जैसे कोई पूछ रहा था ना कि यहाँ है, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, तो मार्क कर दिया। आप कैलकुलेट करोगे एक्चुअली कि कहाँ जा रहा है इस फॉर्मूले से। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर सेंटर ऑफ मास है, इट्स m1r1 m2r2 mnrn, भाई m1 प्लस m2 प्लस mn टोटल मास हो जाएगा सिस्टम का, m1 प्लस m2 प्लस mn, इसे आप कैपिटल M लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का टोटल मास इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतना लिखिए। तो आपको अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मासेस गिवन है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, तो सेंटर ऑफ मास का आप पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। Done, sir. नेक्स्ट देखिए। Sir, wait. Oh, sir. प्लीज। सर हम अपर वाली सर वैल्यू को सर कोई सिंगल टर्म नहीं कह सकते। दोबारा बताइए, क्या कह रही हैं? सर हम अपर जो वैल्यू है सर उसको कोई सिंगल टर्म नहीं दे सकते सर, जैसे कैपिटल M दिया है। अभी लिखेंगे, नहीं सिंगल टर्म नहीं ले सकते बच्चे, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको समेशन। सर हाँ सर अगर आपने कैपिटल M को भी कैलकुलेट किया है ऐड करके, तो सर क्या फायदा हुआ कैपिटल लिखने से? कुछ नहीं हुआ, बस बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। बस जब आप रिजिड बॉडी करेंगी तो वहाँ टोटल मास गिवन होगा, तो पता चल जाएगा। Done, sir. अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए। सर हाँ जी। तो अगर उसने क्वेश्चन में ही टोटल मास दे रखा हो और मास को इंडिविजुअल सेपरेट करके ना दे रखा हो, तो फिर हम कैसे करेंगे? ऐसा नहीं करेगा आपके साथ, मतलब नहीं तो वो बताएगा, वो कहेगा टोटल मास 10 kg, एक में डिवीजन 30% है, दूसरे में 40, तीसरे में 30। जब तक वो ये बताएगा नहीं, आप m1 m2 mn डिसाइड ही नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर वो आपको टोटल देगा तो ये बताएगा कि किसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन है मास। टोटल दिया तो फिर तो रिजिड हो जाएगा ना। नहीं, रिजिड नहीं, आपसे कह सकता है ना कि 4 पार्टिकल है मिला के 50 किलो के, कहते पहला पार्टिकल 30% का है, दूसरे 40% मास है, तीसरे में 30% मास है। तो देखिए नेक्स्ट है, वो आपसे कहता है 3 पार्टिकल्स दिए हुए, mass is 2 kg, 3 kg and 5 kgr। पहला पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। सेकेंड पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तीसरा पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, सब मीटर्स में दिए हुए। तो m1 m2 m3 r1 r2 r3। और सिर्फ आपको जरा सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। जल्दी से इसे करके बता दो मुझे कितना आ रहा है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कीजिए।
ठीक है, ऐसा अभी चेक करते हैं, मेरे पास क्या आंसर्स नहीं है, आप लोग करिए, लिखिए जरा, फिर चेक करते हैं। बस एक आसिया का आंसर है अब तक। इतना टफ है ये? तो 1 सेकंड से बस कैलकुलेट। नो सर। करो 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 फिर। चलिए, आसिया, साजिद, फातिमा, अलीना, करिए, 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा ना ऐसी चीजों से आप यूज टू हो जाते हैं। चलिए भाई, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो जब आप पोजीशन वेक्टर लेंगे, देन दैट इज m1 r1 m2 r2 mn rn। 3 पार्टिकल से तो जस्ट 3 तक होगा। बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है m1 विच इज 2, r1 की वैल्यू रखिए, देखिए r1 कितना है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, प्लस m2 is 3, r2 is 4i cap plus 2j cap minus 3k, m3 r3, m3 is 5, r3 is this I cap plus j cap plus k cap, divided by m1 plus m2 plus m3, 2 plus 3 plus 5. So the position vector of center of mass is, it's 4i cap minus 2j cap plus 4k cap plus 12i cap plus 6j cap minus 9k cap, 5i cap, 5j cap, 5k cap divided by 10. So the position vector of center of mass is 4i cap, 12i cap, 16 or 5i cap, 21i cap. Minus 2j cap plus 6j cap, 4j cap plus 5j cap plus 9j cap. 4k cap minus k cap minus 5k cap plus 5k cap is 0. K cap divided by 10. तो ये आ गया 21i cap 9j cap by 10. So this is the position vector of center of mass. नहीं मरियम, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, आप यहाँ मैंने वेक्टर लिखा हुआ है ना, तो मैग्नीट्यूड क्यों लेंगे सिर्फ। आतिफ का सही था, सामिया ठीक कर रही थी, सर वो मैं 1 लगाना भूल गई थी। अच्छा, रमशा नहीं, रमशा गड़बड़ कर रही। हमजा का ठीक है, हमजा भी सही कर रहा है, नहीं हमजा 9 था, हमजा गड़बड़। अलीना का सही है, फातिमा का ठीक है, साजिद ठीक कर रहा है, आसिया का सबसे पहले आया था, आसिया का ठीक है।
अच्छा हमजा, ठीक है, चलो। हाँ रशाद, आपका भी सही है भाई, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. सो कुछ ऐसे आप पोजीशन ऑफ सेंटर, तो आप मुझसे पूछ रहे थे ना कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, ये वो पोजीशन है जहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है उदा? भाई इसमें किसी को कोई डाउट है? क्योंकि नेक्स्ट के 1-2 लेक्चर्स में हम सेंटर ऑफ मास ही स्टडी करेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, कोई डाउट नहीं। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बाद नेक्स्ट देखिए, coordinates of center of mass, x, y, z coordinates है, coordinates of center of mass। तो देखो बस आप पोजीशन वेक्टर हटा के कोऑर्डिनेट्स लगा दो। तो अगर आपसे कहना है क्या है कि x कोऑर्डिनेट निकालो सेंटर ऑफ मास का, तो ये सिंपली होगा m1 x1, m2 x2, mn xn। जैसे आपने पोजीशन वेक्टर लिया था अभी लास्ट न्यूमेरिकल में, ऐसे ही आप कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए। कोऑर्डिनेट से करना थोड़ा आसान होता है। इसे आप लिख सकते हैं समीशन ऑफ mi xi I is 1 to n डिवाइडेड बाय, भाई सॉल्व ऐसे करोगे, लिखने का तरीका है, समीशन आपने क्लास 10th में जरूर सीखा होगा कि सम कैसे लिखते हैं, m1 plus m2 plus mn तो टोटल मास है, आप ऐसे लिख सकते हो। इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नोटेशन है। इसको ओपन करोगे ये मिलेगा। ओपन करने का तरीका है i की जगह 1 रख दो तो m1 x1 हो जाएगा, प्लस का साइन लगा दो। i की जगह 2 रख दो, m2 x2 हो जाएगा, प्लस का साइन लगा दो। i की जगह 3 रख दो, m3 x3, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। करेंगे आप इससे सॉल्व। ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा m1 y1, m2 y2, mn yn divided by m1 plus m2 up to m. So this is summation of mi yi, I is from 1 to n divided by m. ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप चाहो तो z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो। z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 z1, m2 z2, mn zn by m1 plus m2 up to mn। समीशन 1 से लेकर i तक mi zi डिवाइडेड बाय कैपिटल, ये z कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसके बाद अगर मैं आपको रिजिड बॉडी दे दूं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दे दूं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मींस अगर मैं आपको रिजिड बॉडी दे देता हूं, मैं कहता हूं निकालो सेंटर ऑफ मास, तो फिर आप सिर्फ इतना काम करेंगे कि आप ऐड करने की जगह इंटीग्रेट करेंगे। आप ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dmi। ऐड कर रहे हो ना यहाँ, अब आप सिर्फ इंटीग्रेट करोगे x dm डिवाइडेड बाय, यहाँ भी ऐड कर रहे थे, इसे आप लिखोगे इंटीग्रल ऑफ d। सर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब? रिजिड बॉडी पेन दे दिया, पेन पर जो पार्टिकल्स हैं उनमें डिफरेंस तो नहीं होगा, तो वो कॉन्टिन्यूअस है। डिस्क दे दी, डिस्क में ऐसा तो नहीं है कि एक पॉइंट यहाँ होगा दूसरा पॉइंट यहाँ होगा, सब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। स्फीयर दे दिया, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स इंटीग्रल ऑफ y dm बाय इंटीग्रल ऑफ d। आपने z के समीशन में i लिखा है ऊपर जी, y जी, तो यहाँ आपने z का सेंटर ऑफ मास निकाला है 1 to n z dm by integral of dm is integral of z dm by total mass। तो ऐसे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आप सॉल्व करेंगे। कॉन्टिन्यूअस में एडिशन की जगह हम इंटीग्रल लगा देते हैं, इतना लिख लीजिए, फिर प्रॉब्लम्स करते हैं। वैसे तो आज से नंबर आएगा नहीं प्रॉब्लम्स। ये लिखिए फॉर्मूला, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे। फातिमा, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट के लिए आप ऐड नहीं कर सकते, तो
इसीलिए जहां कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, इनफाइनाइट, जहां ऐड कर रहे थे ना फाइनाइट पॉइंट्स के लिए, वहां इनफाइनाइट आएगा तो एडिशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर, कंबाइन ही तो कर रहे हैं आप। सर जी भाई, सर आप बोल रहे थे कि हम पहले कर रहे थे वो भी ऐसी रिजिड बॉडी का ही कर रहे थे, तो वो तो नॉर्मल में आ जा रहा था हमारा। नहीं हमने रिजिड कहाँ लिया था, इससे पहले तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, लिखा भी था मैंने नहीं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सर, डिस्क्रीट। जैसे कार का मैं ये कह रही हूँ, अभी जो करा है वो नहीं। हाँ वहां पर ना आपको कार का सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिया था, वहां आपको कार का रोटेशन नहीं दिया था, वहां आपको एक कार सॉल्व कराई थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहा 5 कार का सिस्टम एक साथ जा रहा है, आप बताओ सिस्टम की वेलोसिटी क्या है, तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। एक कार के लिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कार को मैंने 4 टायर हैं, चारों टायर की वेलोसिटी बता दी, मैं कह रहा हूँ बताओ कार की वेलोसिटी क्या होगी, या 4 टायर पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो बता दिया, मैं कह रहा हूँ कार पे बताइए कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, तब आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी।